नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हो आप लोग? हमें आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, चूँकि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत कई सारे प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी देखेंगे, समझेंगे। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही संवात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके विकल्प हैं 1, 2, 7, 8। कौन सा आपका सही जवाब होगा? यानी कि इस दोहे में कितने मुख्य क्रियापद हैं? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विकल्प सी, यानी कि 7 क्रियापद। तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्रियापद हैं। जैसे एक तो कहत हो गया, दूसरा नटत है, तीसरा रीझत है, फिर है खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। ये जो है 7 मुख्य क्रियापद हैं इसमें। और एक गौड़ क्रियापद है, वो कौन सा है? बात करना। उसके बाद में फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी संज्ञाओं के विषय में कौन सा कथन सही है? हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं हैं। हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं हैं। कौन सा कथन सही है संज्ञा के विषय में? क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो इसके लिए आप सभी अपना जवाब चुने हैं विकल्प बी। तो बिल्कुल ठीक उत्तर आप सभी का होगा। यानी जो संज्ञाएं लेखन में आकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। आकारांत मतलब छोटा आ, और व्यंजनांत मतलब व्यंजन से उसका अंत होता है। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। कौन सा नहीं है क्रिया विशेषण का भेद? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो विकल्प डी। तो ठीक होगा, ये गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। और रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक ये सभी क्रिया विशेषण के भेद हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सीधा, हिमालय, सच, झूठ। कौन है इनमें से संज्ञा शब्द? तो आप सब जान रहे हो इसमें कौन संज्ञा शब्द है। आप लोग अपना जवाब दिए हो विकल्प बी, यानी कि हिमालय। तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? क्या पूछा जा रहा है? प्रेरणार्थक क्रिया। उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। कौन सी है इनमें प्रेरणार्थक क्रिया? तो क्वेश्चन नंबर 165 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, सुनाना। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। सुनाना क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया। हम सभी आगे बढ़ेंगे। ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से संपन्न कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मूल क्रिया है उठना, फिर उठाना है, और तृतीय है प्रेरणा उठवाना। ऐसे है मूल क्रिया चलना, द्वितीय में बनेगा चलाना, और प्रेरणा में क्या बनेगा? चलवाना। फिर है मूल क्रिया लिखना, द्वितीय में बनेगा लिखाना, और तृतीय में यानी लिखवाना। ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। फिर आपका अगला शब्द है, इसी में मूल शब्द है जगना, और
द्वितीय में क्या बनेगा, जगाना, और प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी जगवाना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी भाववाचक संज्ञा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले है जातिवाचक, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो जातिवाचक कहलाता है। फिर है व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वहाँ जो है व्यक्तिवाचक होता है। उसके बाद में है समूहवाचक, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो समूहवाचक हो जाएगा। फिर है द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। कौन सा है सही उत्तर इसके लिए? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आते हैं, तो आप सब जानते हो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, यानी विकल्प सी आप सभी का सही उत्तर होगा। सर्वनाम के जो है मूलतः 6 भेद हैं। कितने? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आता है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आपका क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है राम धीरे धीरे टहलता। कौन सा है इसमें क्रिया विशेषण? तो आप लोग अपना जवाब चुने हैं विकल्प सी, धीरे धीरे, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी धीरे धीरे क्या है? यह क्रिया विशेषण है। फिर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये मूलतः 4 प्रकार का होता है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण। आप सभी लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार आप सभी को उत्तर इसका समझ में आ गया होगा। जिस संज्ञा शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का बोध होता है वहाँ पर क्या? गुणवाचक विशेषण होगा, यानी विकल्प सी आप सभी का सही उत्तर है। फिर जो है विशेषण से विशेष से मर्यादित होती है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। कौन सा है इनमें संज्ञा शब्द? तो आप लोग अपना उत्तर चुने हैं विकल्प बी, नदी, तो राइट होगा। नदी क्या है? ये संज्ञा शब्द है। फिर जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, घर, पहाड़, गाय, आदमी, फल, मंत्री, कुर्सी, वर्षा आदि। ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और उचित, अनुचित, वर्तमान ये सब क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। उसके पश्चात आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो आप सभी को हमने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं।
कक्षा, सभा, सेना, दल, ये सब क्या हैं? कई लोगों से बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि विकल्प सी आप सभी अपना उत्तर दिए हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। और जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, गिरोह आदि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, समझ, चाल आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, प्रत्यय लगाकर होता है। आप सभी लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, कुछ, कोई, किसी, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। कैसे सर्वनाम है ये सभी शब्द? तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है आपके लिए। कुछ, किसी, कोई, नहीं, यानी क्या है? यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, अर्थात विकल्प बी आप लोगों का उत्तर आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। उसके बाद में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, जैसे उसने कुछ नहीं खाया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, मोटा, यमुना, काशी, कौन सा शब्द इनमें सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 174 आप सभी के समक्ष है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, यानी कि आप, तो सही माना जाएगा। आप क्या है? सर्वनाम शब्द है, बाकी इनमें से सर्वनाम नहीं है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। और मोटा शब्द ये गुणवाचक विशेषण है। यमुना, काशी ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया और वहाँ से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। कौन है इनमें संयुक्त वाक्य? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक उत्तर होगा। अर्थात जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, एक ऐसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। हम सभी आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों, इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं, जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है। क्या है? संयोजक और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 2, 4। कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो आप सभी के लिए उत्तर अगर आप दिए हैं विकल्प 4 यानी डी, तो राइट होगा। विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं आगे। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक
विशेषण और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8, 2, 6, 4। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने? 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आप सभी लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है थोड़ी, ये किसका बोध करा रहा है? मात्रा का। मात्रा यानी फिर विकल्प बी आप सभी लोगों का सही उत्तर होगा, परिमाणवाचक। चूंकि परिमाण माने मात्रा होता है। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है। थोड़ी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? रेखांकित क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी यानी संज्ञा उपवाक्य। तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह कार्य करते हों उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और संज्ञा उपवाक्य के पूर्व प्रायः की का प्रयोग होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो संज्ञा उपवाक्य के पहले यहाँ की लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है आपका सही उत्तर? उसका सब कुछ लुट गया। तो आप सभी अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर होगा सब कुछ यानी क्या लुट गया? कुछ भी निश्चित नहीं है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ, कोई, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। कौन सा है इनमें संज्ञा? तो क्वेश्चन नंबर 181 के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प बी यानी कि पहाड़। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। और पहाड़ शब्द ये किस संज्ञा का भेद है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचा, नीचा, गहरा ये सब क्या है? विशेषण के शब्द हैं। और पहाड़ शब्द से जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। तो उत्तर आप सभी को पता चल पा रहा होगा। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब चुने हैं विकल्प सी यानी विस्मयवाचक वाक्य। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा। ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य, दुख, सुख का बोध हो वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने वाले अव्यय के साथ सदैव विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होता है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, उसी में आता है ये विस्मयवाचक वाक्य। अगला आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं खाया। वाक्य में रेखांकित पद है अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। उसने कुछ नहीं खाया, ये कुछ क्या है? तो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी यहाँ पर निश्चित नहीं है। और जब निश्चित होता है तो वहाँ क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक
नहीं है। कारक, वचन, विशेष, लिंग। संज्ञा पद का परिचय देते हुए क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 184 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, विशेष्य तो राइट होगा। यानी संज्ञा पद का जब परिचय दिया जाता है तो वहाँ विशेष्य बताने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि संज्ञा पद ही विशेष्य होता है, इसलिए नहीं बताया जाता है। जैसे कि राघव सुंदर है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? कौन सा शब्द अविकारी है? शहर, सुख, साधु, वाह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो आप सभी अपना जवाब चुने हैं इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प डी, वाह, तो राइट होगा। राइट, ये कैसा है? वाह अविकारी शब्द है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विकार नहीं किया जा सकता है। जिस शब्द में वचन, लिंग, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, और इनका व्यय नहीं होता है इसलिए वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, आह, ठीक इत्यादि। ये शब्द कैसे हैं? अविकारी शब्द हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है? पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता, लघु। कौन सा है इसमें भाववाचक संज्ञा? तो आप सभी का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प सी, बुद्धिमत्ता, तो राइट होगा। बुद्धिमत्ता क्या है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। फिर बुद्धिमत्ता जो भाववाचक संज्ञा शब्द है, इसमें बुद्धिमान विशेषण शब्द है जिसमें ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण है? सोना, कर्रज, चचेरा, रक्त। कौन है इनमें विशेषण? तो जो शब्द इनमें से है आपका विशेषण का काम कर रहा है, आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, चचेरा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें जो है चाचा संज्ञा में, किसमें? चाचा संज्ञा में एरा प्रत्यय लगाकर जो बना शब्द है चचेरा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, विशेषण का भेद नहीं है। प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। कौन नहीं है इनमें से विशेषण का भेद यानी कि प्रकार? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा आप सभी का। यानी प्रभाववाचक ये कोई विशेषण का भेद नहीं है, अनावश्यक रूप से आपके सामने विकल्प दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह जाता रहता है ऊपर नीचे, कौन सा इसमें अव्यय पद है? क्वेश्चन नंबर 189 आपके सामने है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, ऊपर नीचे। यही आपका सही उत्तर है। ये क्या है? अव्यय पद है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाक्य में अव्यय पद ऊपर नीचे है जिसमें रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। फिर आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, मुझसे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? लगता है, मुझे उसका, अच्छा, मीठा गाना। पूछा जा रहा है आपसे क्रिया विशेषण का पद कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी अपना उत्तर चुने हैं विकल्प सी, अच्छा, तो राइट माना जाएगा। यानी क्रिया विशेषण का पद कौन सा है? अच्छा है। और यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किस में आता है? अच्छा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सब लोगों ने भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा है। हमें आशा है कि ये कक्षा आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बनेंगे और आपको लगता है हमारी मेहनत आपके लिए सही दिशा में हो रही है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के ऊपर जोड़ते रहिए और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार जो अंत तक कक्षा को वॉच करते हैं। मिलते हैं आप सभी को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।